नमस्कार। आरवी द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी SSSC द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से किस एक नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। देखिए, कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो वह विष्णुगुप्त है, कौटिल्य और एक नाम और है, वह है अजय। बहुत कम किताबों में इस नाम का उल्लेख मिलता है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इस पुस्तक से राजनीति, लोक प्रशासन एवं इससे संबंधित अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान सम्राट था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में पूछा गया है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया गया गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 10वें सिख गुरु के बारे में पूछा गया है, तो कौन थे वो? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें व अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना साहिब में हुआ था। ये 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? ऑप्शन दिया गया है चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या भूकंप। प्रश्न में सीधा पूछा गया है कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण कौन सी घटना घटित होती है? चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन या भूकंप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूकंप। देखिए, भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह प्लेटों के संचलन या शिफ्टिंग के कारण होता है। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप मूल या अवकेंद्र कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। इससे निकलने वाले धरातली तरंगों का प्रभाव सर्वाधिक विनाशकारी होता है। इसमें कुल 3 तरह की तरंगें निकलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। टर्शरी जो वेव्स होते हैं उन्हें धरातली तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे विनाशकारी होते हैं। भूकंप का मापन हम लोग किस पे करते हैं? रिक्टर स्केल पे। आप लोगों को पता है। भूकंप का पता किससे लगाते हैं? सिस्मोग्राफ उपकरण से। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, दुनिया को समय क्षेत्र में बांटा गया है, यानी टाइम जोन में। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? टाइम जोन के बारे में पूछ रहा है। टाइम जोन की कुल संख्या क्या है पूरे विश्व में? 12, 24, 48 या 6। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24। पूरे विश्व को 24 समय क्षेत्र या टाइम जोन में बांटा गया है। ठीक है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है। भारत का टाइम जोन जो कि किससे निर्धारित होता है? 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2 या फिर 82.5 दोनों लिख सकते हैं हम लोग। पॉइंट नहीं बन रहा है यहाँ पे डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत को जो टाइम जोन होता है वो निर्धारित होता है। सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? फ्रांस में। वहाँ पे कितने हैं? वहाँ पे टोटल 12 है। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नाग तिब्बा या फिर माउंट नंदा देवी। देखिए, महान हिमालय के बारे में पूछ रहा है, हिमाद्री के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें से जो 3 है, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी, ये तीनों किस में अवस्थित है? महान हिमालय हिमाद्री में पर्वत शिखर है। जबकि माउंट नाग तिब्बा क्या है? यह लघु हिमालय का एक पर्वत शिखर है। ठीक है, लघु हिमालय में स्थित एक पर्वत शिखर है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी? 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, 2002 का 66वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम या 1989 का 61वां संशोधन अधिनियम। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा क्या हुआ था कि अनुच्छेद 326 में आर्टिकल भी याद रखिएगा,
आर्टिकल अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे? राजीव गांधी जी थे। 6वें संविधान संशोधन 2002 की बात करें, इसकी बात करें, ये भी महत्वपूर्ण संशोधन एक है। इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार आर्टिकल 21A में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, और ये दोनों आपको पता है, ये पंचायती राज और ये दोनों आप लोग को पता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, गांव या गांव सूर्योदय का पुनर्जन्म। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। देखिए जी, गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न होते हैं। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि आईन-ए-अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन दिया गया फैजी, बीरबल, अबुल फजल या फिर मुल्ला दो पियाजा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, आईन-ए-अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा किसने लिखा था, तो अकबरनामा भी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, और उसी का भाग क्या है अकबरनामा का? आईन-ए-अकबरी। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंड ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला, रहने की जगह या फिर एक बाजार क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंड ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आप लोगों को पता है। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय क्या होता है? माउंड ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। यहाँ से एक बृहत स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। प्राप्त तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को हुआ है, लेकिन सबको बताना यहाँ पे संभव नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन दिया गया फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बात हम लोग करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी किसने रखा था? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर सका था। बाद में आगे चलकर इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया और तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक और मंजिल को जोड़ दिया था। तो इससे संबंधित कौन नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है। बाकी फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तीनों क्या है इससे संबंधित है। अगर आपसे प्रश्न में परीक्षा पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया? तो पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वह क्या है? सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक ऋषभदेव थे, जो कि इसके प्रथम तीर्थंकर भी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? स्वामी महावीर। ठीक है, या महावीर स्वामी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और सम्यक आचरण यानी सही आचरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसमें से किसके अलावा, ठीक है, बाकी क्षेत्रों पर फोकस किया था। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकरण। ठीक है, वर्ष 1991 में क्या हुआ था कि तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई उदार आर्थिक नीति आरंभ किया गया था। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे अनेक उद्देश्य थे, जिसमें प्रमुख रूप से मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना था।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को भी बढ़ावा देना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव उसमें देश के प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के 3 प्रमुख घटक थे, और तीनों कौन कौन से थे? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में देखिए, इसमें 2 पॉइंट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? दादा भाई नौरोजी, वी राव, RC देसाई या फिर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे पहले जिसने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसका मूल्यांकन किया था। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें हम लोग PC महालनोबिस के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने इसमें कोई भी योगदान नहीं दिया था। ये क्या थे? यह भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में इनके मसौदे के कारण उन्हें जाना जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन दिया गया प्रथम, चतुर्थ, 10वें या 13वें। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आप सबको पता है 13वां अभिलेख सम्राट अशोक के कलिंग विजय पर उसके कलिंग विजय का वर्णन करता है। ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में ही सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? ऑप्शन दिया गया पाराशर, सुश्रुत, चरक या फिर धनवंतरी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरक। ठीक है, चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे उस समय। वे कनिष्क के राज दरबार में राज्य वैद्य थे। अगर आपसे पूछा जाए चरक का संबंध किसके शासनकाल से संबंधित है, तो किसके शासनकाल से संबंधित है? कनिष्क के। ठीक है, वे कनिष्क के राज दरबार में क्या थे? राज्य वैद्य थे। इनके द्वारा रचित संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, चरक संहिता। ठीक है, इन्होंने चरक संहिता लिखा था, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंदो घोष या अरविंद घोष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने इसकी स्थापना की थी 1905 में, और इसके द्वारा प्रकाशित जो पहली पत्रिका, जो पहली बार इसको प्रकाशित कब किया गया था? तो किया गया था 6 अगस्त 1906 में। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है कि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो पृथ्वी की व्यास की बात करें, पृथ्वी का व्यास आपका है 12,742 किलोमीटर, ये पृथ्वी का व्यास है। ठीक है, और चंद्रमा की व्यास करें तो व्यास की बात करें तो चंद्रमा का जो व्यास है क्या है? 3,474 किलोमीटर ना, और जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 27% है, 27% है। तो इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार जो चंद्रमा के व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 लगभग। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया कि नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटोरी या फिर सिरियस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए, रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर एक पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति घाटियों से जोड़ता है। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि पटाका किस देश की मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाऊ या फिर मैक्सिको। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मकाऊ। ठीक है, पनामा की मुद्रा की बात करें तो पनामा की मुद्रा क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर या USA डॉलर।
ना। लाओस की बात करें, लाओस की मुद्रा क्या है? लाओस की मुद्रा लाओ कीप है, लाओ कीप। मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो इसकी जो मुद्रा है मैक्सिकन पैसे, मैक्सिकन पेसो है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग द्वितीय किससे संबंधित है? नहीं, भाग दो किससे संबंधित है? नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या संघ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2 हमारा संबंधित है नागरिकता से। संघ की बात करें तो भाग 1 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 है, और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP की बात करें तो भाग 4 में है। ठीक है, नागरिकता की बात कर लें हम लोग तो भारतीय संविधान के भाग द्वितीय में अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक में भारत की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया, यानी कि उल्लेख किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? 4वीं अनुसूची, 5वीं, 8वीं या फिर 9वीं? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है, जबकि 6वीं अनुसूची की बात करें भी इम्पॉर्टेंट है, जबकि 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की जनजातियों के संबंध में अलग से उपबंध किया गया है। इन 4 राज्यों के बारे में कौन कौन सा है? तो आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वहाँ पे इसके बारे में अलग से उपबंध किया गया है, अनुसूचित जनजाति और जातियों के बारे में। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस ज़िले में पेश किया गया, लागू किया गया? बीड, सदरनगर, नागौर या नांदेड़? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागौर। इसके बारे में हम लोगों ने 2-3 बार बात किया है। तो चलते अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, अच्छे, यहाँ पे एक बात और बता देते हैं कि पहला राज्य जो है वो कौन सा? राजस्थान है। राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज को पहली बार लागू किया गया था। और जो दूसरा राज्य है वो कौन सा है? वह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज को कब लागू किया गया, एक्टिव कब किया गया? तो वह 24 अप्रैल से स्टार्ट किया गया, 24 अप्रैल 1993 ये स्टार्ट किया गया था। तो इसीलिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? ऑप्शन दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार या फिर भारत की सुरक्षा मुद्रण और मिंटिंग निगम लिमिटेड। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार। भारत सरकार के पास क्या है? भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार है। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारत सरकार के पास है। और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा कुल 4 शहरों में भारत सरकार के टकसालों पर सिक्का ढलाई की जाती है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है या भारत सरकार जारी करती है, जबकि अन्य नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि रामचरितमानस का कौन सा कांड यानी अध्याय सबसे छोटा है? ऑप्शन दिया गया है अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड या फिर लंका कांड। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरबी भाषा में रची गई। रामचरितमानस की बात करें, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अरबी भाषा में लिखी गई है। तो अरबी भाषा में रचित रामचरितमानस क्या है? 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी या रची गई थी या फिर इसकी रचना की गई थी। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 7 कांडों में विभक्त किया है। इसमें जो बाल कांड है, बाल कांड नहीं दिया ऑप्शन में, बाल कांड सबसे बड़ा कांड है। ठीक है, और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड यानी सबसे छोटा अध्याय है। आइए प्रश्न सबसे बड़ा भी आप लोग को याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? बाल कांड। सबसे छोटा तो प्रश्न पूछ लिया है, सबसे बड़ा है आपका बाल कांड। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा या मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधे राइट आंसर आप लोग देखते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग। 27 में पूछा गया है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, शाहजहां।
देखिए, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट करके, जो कि एक अफ़गान लुटेरा था, लूट करके अपने देश ईरान ले गया था। फिर से इसको देख लेते हैं। शाहजहाँ इसका राइट आंसर हो गया। तो इसको जो कि भारत से लूटकर कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था और ईरान ले गया था। शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल स्थापत्य काल का या मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम या फिर 1925 कानपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924 बेलगाम। बेलगाम कहाँ है आपका? ये कर्नाटक है। आपसे सीधे सीधे राज्य भी पूछ सकता है, तो कर्नाटक है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो INC की बात करें तो INC की स्थापना आप लोग को पता है कब हुआ था? 1885 में, और इसका पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? वह मुंबई में हुआ था। मुंबई में कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हुआ था। और जब मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसको आप लोगों को याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट थे, उनका क्या नाम था? A.O. ह्यूम। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और गांधी जी ने एकमात्र एक बार प्रथम और अंतिम बार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। वो कब किया था? 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। ये उन्होंने एक ही बार किया था और वो उनका अंतिम था। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर में समागम पूछ रहा है तो नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा के अलावा एक नदी और है, कौन सी है? ताप्ती। इन दोनों नदियों का जो बहाव है किस तरफ है? पूरब से पश्चिम की तरफ है। और अपना जल का विसर्जन किस तरफ करते हैं? अरब सागर में करते हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या फिर ऑस्ट्रिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी में किस नदी का उद्गम है? डेन्यूब नदी का। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, एशिया। जनसंख्या के हिसाब से भी है, सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में ही जो कि निवास करती है। और सबसे अधिक जनसंख्या में सबसे अधिक भारत में जनसंख्या अब हो गई है और चीन दूसरे स्थान पर हो गया है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125 या फिर अनुच्छेद 127। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, आर्टिकल 1, 2, 3। देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें उसके अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। और आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की ही भांति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये तो हो गया आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के लिए। अगर राज्यपाल की बात करें तो क्या है? 213 शब्द। ये चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है, विश्व बाघ दिवस यानी कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या फिर 29 जुलाई को। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 29 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा एवं बाघ संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करना है। आइए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है, इस ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें यहाँ पे ऐसी होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों से और अन्य देशों को श्रम, माल या धन का प्रवाह ना हो क्या कहलाती है? मंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था या फिर खुली अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका आदान प्रदान किसी अन्य देश के साथ नहीं होती है, या श्रम हो, माल हो या धन हो, तो उसे किस तरह की अर्थव्यवस्था कहते हैं? उसे बंद अर्थव्यवस्था या फिर क्लोज्ड अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। जो क्लोज्ड इकोनॉमी होता है वो कैसा होता है? वो आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, अर्थात आयात और निर्यात नहीं किया जाता है। किसी भी देश में जहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ना होता हो,
दोनों ना होता हो उसे किस तरह की अर्थव्यवस्था होती है? वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होता हो वो कैसी होती है? वो खुली अर्थव्यवस्था होती है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? चीनी उद्योग, पेट्रोलियम परिष्करणशाला, हल्की इंजीनियरिंग उद्योग या फिर जहाज निर्माण। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीनी उद्योग। ठीक है, भारत में चीनी उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। भारत में कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीय बहुत बड़ा मतलब सबसे बृहद उद्योग है। चीनी उद्योग के तकनीकी कुशलता के सुधार हेतु कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। आप लोग को इसको याद रखना है, क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, IIST। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? रौफ, कर्मा, लावा, बैलाटा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैलाटा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 38 की। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है मोरक्को का यात्री जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत की यात्रा की कौन था? निकोली कोंटी, रफेल फिश, इब्न बतूता या फिर तसांग ही। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को का विद्वान और एक खोजकर्ता था जिसने व्यापक रूप से मध्ययुगीन दुनिया की यात्रा की थी। वह 1334 में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को रेहला नामक किताब का नाम भी बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, तो रेहला नामक पुस्तक में संकलित किया है। उसने एक पुस्तक लिखी थी रेहला। पूछा था कि रेहला क्या है? तो रेहला उसकी यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा की बात करें तो वहाँ कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। जबकि ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पे कितना होता है? ध्रुवों पे 8 किलोमीटर होता है। ठीक है, ऋतु तथा मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जो मानव पर प्रभाव डालती है इसी परत में होती है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया है योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 to 56 और द्वितीय हो जाएगा 1956 से 61 तक और जो तीसरा है 1961 से 1966 तक। तो इसी के बाद क्या हुआ था कि 1966 से लेकर के 1969 तक, ठीक है, 3 पंचवर्षीय योजना भारत में लागू किया गया था और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आइए प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न संख्या 40 था, यह अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।